तो चलिए करते हैं हमारा बहुत ही बेहतरीन सेशन को कंटिन्यू। एसएससी 2026 ब्रह्मास्त्र मैथ जीके लेक्चर नंबर 23 होगा, जिसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के बारे में। इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसएससी के एग्जाम में। एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है, तो इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे पॉइंट वाइज, जो भी पढ़ा देंगे, जो भी चीज स्क्रीन है वो निकाला हुआ है, तो जो इम्पोर्टेंट है बस वही यहाँ पे पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज करेंगे। और इस पॉइंट वाइज में आपका एक क्वेश्चन फिक्स होगा। क्लास ज्यादा लंबा नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का जो क्लास होगा, इस क्लास से एक क्वेश्चन आपको फिक्स। अगर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं रहेगा। तो चलिए करेंगे सेशन को स्टार्ट। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेशन को जरूर करेंगे लाइक, करेंगे शेयर और करेंगे सब्सक्राइब, ठीक है। और ये जैसे ही खत्म हो जाता है, हमारे पास सिर्फ साइंस वाला पोर्शन बचेगा, वो 3 दिन में कंप्लीट करा दूंगा मैं। चलिए जल्दी से करेंगे स्टार्ट। आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। और स्टार्ट करते हैं हम इकोनॉमिक्स का। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और फाइनल पॉइंट वाइज करते हुए हम कंप्लीट करेंगे अपने इकोनॉमिक्स को। चलिए बात करते हैं, अगर इकोनॉमिक्स की जरूरत हमें पड़ा क्यों। इंट्रो इंट्रो में ही बात कर देंगे सारा चीजें। इंट्रोडक्शन पे ही बात करेंगे इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ा क्यों। तो सबसे पहला पॉइंट जानेंगे मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स। दूसरा पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। नेक्स्ट पॉइंट बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। बेस्ट अल्टरनेटिव। आखिर हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ा क्यों। अगर ये समझना है तो पहले समझेंगे इकोनॉमिक्स की जरूरत आखिर पड़ा क्यों। सबसे मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, जो भी हमारे पास में स्रोत है उनको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में, उसके लिए पड़ गया। यूटिलाइजेशन, इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे। बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स और एक सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, हमारे लिए कौन सा चीज अच्छा होगा उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे। ये सारा टर्म देख के यहाँ पे इकोनॉमिक्स की जरूरत हमें पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन में पॉइंट वाइज बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे, एडम स्मिथ करके। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको एडम स्मिथ को डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपको बताना है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा ही बुक लिखा गया, ठीक है। एक बुक लिखा गया है 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। और एक बुक लिखा गया था 1759 में, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट। मॉरल सेंटिमेंट्स। ये एडम स्मिथ के बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। क्या एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इन्होंने 1776 में 1776 में
बुक लिखा वेल्थ ऑफ नेशन, और 1759 में बुक लिखा थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट। ये दो बुक है, इनका डेट पूछा जाता है, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया, ये आपको आना चाहिए। अगर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, एक और नाम है जो आपको याद रखना है, जॉन मयार्ड केनीज। जॉन मयार्ड केनीज, जिसको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से आप जानेंगे। ये कौन है? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इनके द्वारा भी एक बुक लिखा गया है। ये बुक जो लिखा गया है ना, 1936 में लिखा गया है, द जनरल थ्योरी ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, तो जॉन मैयार्ड केनीज, इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है, जिसको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से आप जानेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हो जाएगा, हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? जॉन मैयार्ड केनीज। इन्होंने बुक लिखा 1936 में। कौन सा बुक लिखा? तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक लिखा गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो मैं बता रहा हूँ ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, कौटिल्य। या चाणक्य बोलिए, या विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, इन्होंने बुक लिखा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ये जो बुक है ना, वो पॉलिटिकल एक्सेप्ट से लिखा गया है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट, राजनीति के हिसाब से लिखा गया है। कब लिखा गया तो याद रखेंगे, 250 ईस्वी में ये बुक लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या रखना है, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, ठीक है, एक ही नाम है। इन्होंने बुक लिखा अर्थशास्त्र, कब? 250 ईस्वी में, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से है, ठीक है, ये आपको याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कुछ नोबेल प्राइज के बारे में। तो पहला याद रखेंगे आप, फर्स्ट नोबेल प्राइज जो मिला इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, फर्स्ट नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला है, वो याद रखेंगे 1969 में। किन्हें मिला है? तो रैगनोर, फ्रिंच एंड जैंटिनबर्ग, ठीक है। ये फर्स्ट नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो मिला है ना, वो 1969 में मिला है, रैगनोर, फ्रिंच और जैंटिनबर्गन को मिला है, ठीक है। लेकिन इंडिया में बात करेंगे ना, इंडिया में जो फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला, इंडिया में फर्स्ट नोबेल प्राइज जो मिला है वो आपका 1998 में मिला, अमर्त्य सेन को। जिसको? अमर्त्य सेन को, अमर्त्य सेन को 1998 में मिला। 2019 में भी मिला है एक को, वो भी देखेंगे। इसका नाम है अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे नोबेल प्राइज में आपको याद क्या रखना है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट नोबेल प्राइज वर्ल्ड में किसको मिला? 1969 में रैगनोर, फ्रिंच और जैंटिन बर्जन को मिला है। इंडिया में बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट नोबेल प्राइज 1998 में अमर्त्य सेन को मिला और 2019 में अभिजीत बनर्जी को। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है
कि भारत में वो पहले व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो आपको बतलाना अमर्त्य सेन। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इसका डिवीजन में बात करें, इकोनॉमिक्स को अगर मेरे को डिवाइड करना होगा तो मैं इन्हें दो टर्म में डिवाइड करूंगा, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एक होगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा बात करेंगे हम मैक्रो में। एक माइक्रो, एक मैक्रो। ठीक है। मैक्रो के जो फादर है वो आपका हो जाएगा एडम स्मिथ, और मैक्रो को जो है वो हो जाएगा आपका जॉन मेयर केनिज। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये मैक्रो जो है ना, इसको सही से लिख दिया जाए अरेंज करके। मैक्रो, तो मैक्रो अगर बात करेंगे तो ये याद रखिएगा, ये स्मॉल लेवल पे बात करेगा या इंडिविजुअल लेवल पे बात करेगा, इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन जहाँ पे मैक्रो का टर्म आता है ये लार्ज क्वांटिटी में लार्ज लेवल पे बात करेगा और कलेक्टिव लेवल पे। ठीक है, ये आपको हो गया मैक्रो और ये हो गया मैक्रो, माइक्रो और एक मैक्रो। ठीक है, तो मैक्रो बात करेगा स्मॉल या फिर इंडिविजुअल लेवल पे किसी एक के लिए बात करेगा, जो मैक्रो को बात करती है कलेक्टिव लार्ज लेवल के लिए बात करेगा। ठीक है, सबके लिए बात करेगा कलेक्टिव लेवल पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर नेक्स्ट पॉइंट में आ जाए थोड़ा सा, नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, एवरेज इनकम का फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है आपको। एवरेज इनकम इक्वल टू होता है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। डायरेक्ट इससे पूछेगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछा जाता है इकोनॉमिक्स से, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा। एवरेज इनकम की क्या होता है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अगर हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इनकम बेस्ड क्लासिफिकेशन करता कौन है, इनकम क्लासिफिकेशन, ये करने का काम है आपका वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक इसका क्लासिफिकेशन करता है, जिसका हेडक्वार्टर के बारे में अगर बात करें तो हेडक्वार्टर इसका पड़ेगा वाशिंगटन डीसी में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी। यहाँ तक क्लियर होगा, उम्मीद करेंगे। बढ़ेंगे आगे, इंडिया का एवरेज इनकम के बारे में बात करते हैं। इंडिया का एवरेज इनकम, ये अप्रोक्स $2200 के अप्रोक्स है समथिंग। ठीक है, याद रखना है इंडिया का एवरेज इनकम कितना है, $2200 के अप्रोक्स है। और ये किस कैटेगरी में आता है, तो आपको याद रखना, ये पूछा गया सवाल है, तो आप बोलेंगे इंडिया जो आता है ना वो लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है। लोअर मिडिल इनकम कंट्री वाले ग्रुप में आता है कौन, भारत आता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा टर्म इकोनॉमिक का रिलेटेड टर्म है तो उसके बारे में समझेंगे। ओपन इकोनॉमिक क्या होता है, क्लोज इकोनॉमिक क्या होता है। ओपन इकोनॉमी और एक क्लोज इकोनॉमी, तो याद रखेंगे ओपन इकोनॉमिक में बैरियर नहीं होता है, बैरियर फ्री होता है। मतलब जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करना आप कर सकते हैं, लेकिन क्लोज इकोनॉमी के बारे में बात, ये रिस्ट्रिक्शन होता है, टर्म एंड रेगुलेशन इसमें कुछ होगा। ठीक है, याद रखेंगे ओपन इकोनॉमी में बैरियर फ्री होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, क्लोज इकोनॉमी में रिस्ट्रिक्शन
होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखने वाला है, आइडियोलॉजी के बेसिस पे ऑन बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी के बेसिस पे दो टर्म में डिवाइड करेंगे इसको। एक होता है कैपिटलिज्म और एक होगा आपका सोशलिज्म। याद रखेंगे आइडियोलॉजी के बेसिस पे दो टर्म में डिवाइड करेंगे, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। तो जो कैपिटलिज्म है ना, ये आपका प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा। ये क्या होता है, प्राइवेट होता है। और इस प्राइवेट वाले के जो समर्थक है ना, ये एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ इसके समर्थक है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि एडम स्मिथ किसके समर्थक है, कैपिटलिज्म के समर्थक है। लेकिन सोशलिज्म के समर्थक कौन है, ये पब्लिक सेक्टर में आता है। तो ये आपका कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स समर्थक किसका, सोशलिज्म के, ठीक है। तो ये टर्म आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बाद हम जो बात करेंगे अभी, वो सेक्टर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको पता है कि टोटल अभी हम लोग सेक्टर पढ़ने वाले हैं, टोटल 5 सेक्टर पढ़ेंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं सेक्टर के बारे में। एक एक करके बात करेंगे सेक्टर क्या होता है, सार से। तो सेक्टर में आपको सबसे पहले याद रखना है, प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा होगा आपका सेकेंडरी सेक्टर, और एक होगा टर्सरी सेक्टर। टर्सरी, तो प्राइमरी सेक्टर का मेनली वर्क समझिए, प्राइमरी सेक्टर काम क्या करता है। तो प्राइमरी सेक्टर आपका रिलेट है किससे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, ठीक है। जिसको एग्रीकल्चर अलाइड के नाम से भी आपको कहीं देखने को मिलेगा। और एक ये प्राइमरी सेक्टर वाले को नाम लेते हैं, ये प्रोड्यूसर होते हैं, जनरली उत्पाद करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रेड कलर जॉब की कैटेगरी में रखते हैं, किसमें, रेड कलर जॉब। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि प्राइमरी सेक्टर वाले को कौन सा जॉब पर, रेड कलर जॉब, ठीक है। ये डायरेक्ट आपके नाम है। जो सेकेंडरी सेक्टर है ना, ये आपका मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन। ये सेकेंडरी सेक्टर को ही हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जानेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये कौन सा कलर का जॉब होगा, ये होता है हमारा ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब। और इसी को हम लोग ना बैकबोन ऑफ कंट्री बोला जाता है, किसको, सेकेंडरी जो सेकेंडरी सेक्टर है या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसको हम लोग क्या बोला सकते हैं, बैकबोन ऑफ कंट्री, बैकबोन ऑफ कंट्री, भारत का बैकबोन कहलाता है, ठीक है। और ये जो टर्सरी सेक्टर है ना, ये टर्सरी सेक्टर को मेनली आप जानेंगे सर्विस से, सर्विस देने का काम किसका है, टर्सरी सेक्टर का जाना, ठीक है। इसको हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब पूरा, क्या व्हाइट कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब। और जो टेंजिबल होता है, टेंजिबल होता है, ठीक है। ये सेक्टर के मैंने ये 3 आपको याद रखना है, आगे के 2 वो भी बताते हैं। ये 3 सेक्टर आपको भी याद रखना है। प्राइमरी सेक्टर पहला क्या है, प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर में आप रखते किसको है, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड अलाइड हो जाएगा, जो प्रोड्यूस करते हैं, इसको रेड कलर जॉब भी बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर आपको मैन्युफैक्चर करता है, कंस्ट्रक्शन करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ये बोलेंगे सेकेंडरी को, जिसको ब्लू कलर जॉब के अंडर रखेंगे, और बैकबोन ऑफ कंट्री बोला जाता है। टर्सरी सेक्टर होता है जो सर्विस प्रोवाइड कराता है, टेंजिबल होता है, व्हाइट कलर जॉब उसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर नेक्स्ट हम बात करें, एक होगा आपका नॉलेज सेक्टर और एक होगा गोल्ड कॉलर जॉब, तो दोनों समझ लेंगे हम।
गोल्ड कॉलर जॉब में किसको रखेंगे? गोल्ड कॉलर जॉब इसमें हम रखते हैं डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज। डिसीजन मेकिंग ये करता कौन है? पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिशियन लोग किस में आ जाएंगे? गोल्ड कॉलर जॉब में आ जाते हैं, जो सिर्फ क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और एक सेक्टर है जो आपको याद है, जिसको हम लोग नॉलेज सेक्टर बोलते हैं। नॉलेज सेक्टर, इसमें साइंटिस्ट लोग आ जाते हैं, ठीक है, हाईली क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट, ठीक। ये आपका सेक्टर वाला टर्म हो जाता है कंप्लीट। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, इंडिया का जो जीडीपी रैंक है ना, ये फोर्थ है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इंडिया का जीडीपी रैंक कितना है? फोर्थ है, याद रखेंगे। अब बढ़ेंगे हम आगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जो आपको जानना है। तो सबसे पहला टर्म जानेंगे हम, नेशनल इनकम को कैलकुलेट कौन करता है प्रत्येक साल, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। कैलकुलेट ये किसके द्वारा किया जाता है? तो आप याद रखेंगे एनएसओ या फिर सीएसओ, एवरी ईयर, ठीक है, हर प्रत्येक साल किया जाता है। एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, ठीक है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस या फिर ऑर्गेनाइजेशन। सीएसओ मतलब सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है जो मैंने आपको बतला दिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेशनल इनकम जो है ना, वो पहली बार किसके द्वारा कैलकुलेट किया गया, तो उसके बारे में बात करेंगे। नेशनल इनकम फर्स्ट कैलकुलेट बाय दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा फर्स्ट नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया गया था, ठीक। आज इनके बारे में, इनके द्वारा एक बुक भी लिखा गया है, जो बुक आपको जानना चाहिए, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक है जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। अब पूछा जाता है, तो ये जो टर्म है ना, आपको याद रखेंगे। आगे जो बात करेंगे हम, फादर ऑफ स्टैटिक्स इन इंडिया। फादर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, ये कौन है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जो याद रखना आपको, पीसी महलनोबिस, जिन्हें फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया कहा जाता है, वो कौन है? पीसी महलनोबिस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे कुछ फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट वो फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले याद रखेंगे, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू होता है नेट, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा याद करेंगे, फैक्टर कॉस्ट प्लस एन आई टी इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस। नेक्स्ट याद रखेंगे, डोमेस्टिक प्लस नीफा, ये एन है, नहीं समझ में आ रहा तो इरेज कर लिया जाए।
निफा इक्वल टू होगा नेशनल। ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है। ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट होता है। फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इक्वल टू मार्केट प्राइस। डोमेस्टिक प्लस निफा इक्वल टू नेशनल होता है। ये आपको याद रखना है। तीन फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ फुल फॉर्म है, वो फुल फॉर्म आप देखेंगे यहाँ पे। तो पहला फुल फॉर्म होता है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म याद रखेंगे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बना है, ठीक है, तो इसीलिए आप सारा याद रखेंगे। और दो है वो याद रखेंगे, एक होगा एनडीपी और एक होगा एनएनपी। एनडीपी याद रखेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। एनएनपी होगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये कुछ फॉर्मूला था और कुछ आपका एब्रिविएशन बोल सकते हैं या फिर फुल फॉर्म बोल सकते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नैरो, जो मनी सप्लाई जनरली होगा वो किस पे होगा, उस शब्द पे बात करेंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्या क्या होता है पहले वो समझते हैं, ठीक है। एक होता है रिजर्व मनी, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, इसलिए रिजर्व मनी। एक होगा नैरो मनी। जनरल सप्लाई मनी। लिक्विडिटी। जनरली हम जो टॉपिक बात कर रहे हैं ना, ये मनी सप्लाई के बेसिस टॉपिक है, लिक्विडिटी। तो जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट पूछ जाएगा रिजर्व मनी किसे बोला जाता है, तो आप बोलेंगे M0 को। M0 क्या है, रिजर्व मनी। नैरो मनी कौन सा होता है, M1। जनरली जो मनी सप्लाई किया जाता है ना, वो M3 पे किया जाता है, किसमें, M3 पे। डायरेक्ट याद रखेंगे ये क्या होता है, उससे मतलब मदद करेंगे अभी, क्योंकि वो समझने भी नहीं है। आपका जो टारगेट लेके चला हूँ कि आपको एग्जाम में बस मार्क्स आना चाहिए। लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब कौन सा मनी को आप सबसे पहले निकाल पाएंगे, तो सबसे पहले M1 निकलेगा, फिर M2 होगा, फिर M3 और लास्ट में आपका M4। ये लिक्विडिटी आसानी से ये पैसा लिख लेगा ना। सबसे पहला आपका M1 निकलेगा, फिर M2, फिर M3, फिर M4, ठीक है, ये लिक्विडिटी। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, तो जनरल मनी जो सप्लाई दिख रहा है ना आपको, ये जनरल मनी सप्लाई ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया डायरेक्ट है। और ये आपका रिजर्व मनी वाला, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ेंगे हम आगे। पॉलिसी समझेंगे हम, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में, बस इसमें एक टर्म आपको याद रखना है। वो क्या याद रखना है मैं बताऊँ आपको। जो इंडियन बिजनेस जो पॉलिसी बात करेंगे वो 1990 1991 का बात है, ठीक है, 1901 की बात है। इस समय जो आपका पीएम था वो नरसिम्हा राव। पीएम कौन है, नरसिम्हा राव। यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब यहाँ पे जो पॉलिसी में बात कर रहा हूँ उस पॉलिसी पे ध्यान देंगे। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी
या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म, एलपीजी पॉलिसी। ये जो दिख रहा है ना 1 2 3 4, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आया था 1991 में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में, एलपीजी पॉलिसी 1991 में आया था। ठीक है, पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर उस समय थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस 4 पॉलिसी का नाम याद रखना है इसके डेट के साथ में। ठीक है, सभी का सच डेट सेम होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट जो है ना आपका इम्पोर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। जो 15 टू 64, एक इरेज कर लिया था इसको, 64 एज ग्रुप। ठीक है, मतलब 15 से 64 वर्ग के जो भी आते हैं इसके अंडर पे आते हैं, इन्हें कंसिडर किया जाता है वर्किंग या प्रोडक्टिव या हाई डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक डिवाइड ग्रुप में इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आपको डायरेक्ट मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 15 से 64 वर्ग के जो लोग आते हैं इसके बीच में, उसको हाईली डेमोग्राफिक डिवाइडेड में ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है, उसको कंसिडर किया जाता है, या फिर हाईली वर्किंग या फिर प्रोडक्टिव ग्रुप में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना, डायरेक्ट मिलेगा वर्किंग डेमोग्राफिक डिवाइडेड में या प्रोडक्टिव हाईली डेमोग्राफिक डिवाइडेड में किसे कंसिडर किया जाता है, तो 15 से लेकर 64 वर्ग के बच्चों का। अगर ये डेट नहीं मिलेगा ना, आपको मिलेगा 20 साल से 60 साल का मिलेगा। ठीक, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये डेट मिलेगा या तो ये मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा। नेक्स्ट टर्म में आपको समझना है पॉपुलेशन के बारे में, तो याद रखेंगे तो पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट होना चाहिए ना अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बोलता है पॉपुलेशन का वृद्धि होना चाहिए किस तरीके से, जियोमेट्रिक। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें फूड, भोजन का इंक्रीमेंट कैसा होना चाहिए, भोजन का इंक्रीमेंट होना चाहिए अरिथमेटिक। ठीक है, ये इकोनॉमिक बोलता है, याद रखेंगे इस टर्म को। ठीक है, थोड़ा सा आगे बात करेंगे हम आरबीआई के बारे में। बात करते हैं आरबीआई का गठन कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, और किसके द्वारा हुआ था, और किसने इसके बारे में रिकमेंड किसने किया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है बस उसी पे चर्चा किया जाए, तो याद रखेंगे आरबीआई। आरबीआई के बारे में बात करते, ठीक, तो याद रखेंगे रिकमेंड किसने किया, रिकमेंड करने वाले थे 1926 में इसका रिकमेंड किया गया था हिल्टन यंग के द्वारा, हिल्टन यंग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रॉयल कमीशन के द्वारा। ठीक है, ये पूछा गया सवाल है सिर्फ देखिए, आरबीआई का रिकमेंड किसने किया था, 1926 हिल्टन यंग के द्वारा या फिर रॉयल कमीशन के द्वारा इनका रिकमेंडेशन किया गया। और ये बना कब, तो जब फॉर्म की बात करेंगे, ये बना कब, गठन कब हुआ इसका, तो 1935 में कोलकाता में आरबीआई का गठन हुआ, आरबीआई बना। ठीक है, और इसके जो फाउंडर्स थे, फाउंडर बोल सकते हैं या फिर फर्स्ट गवर्नर बोल सकते हैं, जो बोलना है तो हम फर्स्ट गवर्नर लिख देते हैं। तो सर उस बार ने स्मिथ इसके फर्स्ट गवर्नर रहे। और अभी के जो करेंट के जो गवर्नर है ना, ये है शक्तिकांता दास, शक्ति
कांता दास, ये आपको याद रखना, और आरबीआई के रिलेटेड कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। आरबीआई का जो रिकमेंड करने वाले थे वो आपके थे हिल्टन यंग, या फिर बोल सकते हैं आप रॉयल कमीशन। कब? 1920 में। लेकिन ये बना कब? 1935 में कोलकाता में बना। फर्स्ट गवर्नर थे या फिर फाउंडर बोल सकते सर और बाद में इसमें, और अभी के जो गवर्नर है वो शक्ति कांता दास, ठीक है। ये आरबीआई के बारे में आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा सा नोट्स का फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो फीचर्स ऑफ नोट्स देखेंगे, ठीक है। थोड़ा फीचर्स ऑफ नोट, ये आपको याद रखना है। क्या क्या फीचर्स है वो मैं बताते हुए चलता हूँ, कंप्लीट हो जाए। तो याद रखेंगे 10 रुपये का जो नोट है ना, इसमें जो बना हुआ है वो सन टेम्पल है। बस यही याद रखना है कि कौन से नेट में किसका तस्वीर है। 10 रुपये का नोट में सन टेम्पल है, 20 रुपये का नोट में इलोरा केव है, इलोरा केव। 50 रुपये का नोट में हम्पी टेम्पल, हम्पी टेम्पल 50 रुपये का नोट में है। 100 रुपये का नोट में अगर बात करें तो रानी की नाव, रानी की नाव आपका 100 रुपये के वाले टेम्पल में है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 200 रुपये पे। 200 रुपये वाले नोट में है सांची स्तूप। और अगर 500 रुपये वाले नोट में बात करें तो लाल किला है, रेड फोर्ट। और 2000 में बात करें तो इसमें है आपका मंगलयान, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि किस नोट में किसका तस्वीर बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मिल के बारे में बात करेंगे तो याद रखेंगे इंडिया करेंसी पेपर मिल कहाँ पे है, तो ये याद रखेंगे इंडिया करेंसी पेपर मिल, इंडिया करेंसी पेपर मिल ये कहाँ पे, तो याद रखेंगे होशंगाबाद, होशंगाबाद या फिर नर्मदापुरम, ये दो जगह है, ठीक है। नर्मदापुरम जो एमपी में पड़ता है, ठीक है। होशंगाबाद और नर्मदापुरम में आप इंडिया करेंसी पेपर मिल है जो मध्य प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है। आरबीआई का जो फर्स्ट नोट था ना, आरबीआई फर्स्ट नोट, ये आपका 1938 में आया था। दो आर्टिकल आपको याद रखना है। एक आर्टिकल याद रखेंगे आप 112, एक आर्टिकल याद रखेंगे 202। जो 112 है ना वो बात करता है आपका सेंट्रल बजट के बारे में, सेंट्रल बजट के बारे में बात करता है आर्टिकल 112। और आर्टिकल 202 बात करते हैं स्टेट बजट के बारे में। दो बजट का आर्टिकल आपको याद रखना है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। पहला बजट इंडिया में जो पेश किया गया था ना, वो पेश किया गया है आपका 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा। फर्स्ट बजट इन इंडिया कब, तो याद रखेंगे डेट इंपॉर्टेंट है, 1860। किसके द्वारा, तो जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था पहला बजट भारत में, ठीक है, 1860 में, ठीक है। दो आर्टिकल और है। तो पहला आर्टिकल याद रखेंगे फिर 266, 266, जिसमें बात है आपका कॉन्सुलेटेड
फंड ऑफ इंडिया, कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। और आर्टिकल 280 जो है ये फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये 4 आर्टिकल आपको याद रखना है। पहला 112 सेंट्रल बजट, 202 स्टेट बजट, 266 कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया और 280 फाइनेंस कमीशन। ये पूछा गया है, ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको याद रखना है, मैं बताता हूँ आपको। फूड क्राइसिस कब आया था, जो आपको पता है 1961 से लेके 1966, ये जो समय है ना, ये आपका है थर्ड फिफ्थ ईयर प्लान का समय है, ड्यूरेशन है किसका, थर्ड फिफ्थ ईयर प्लान। ठीक है, ये ड्यूरेशन है जो आपको मैंने यहाँ पे बतला रहा हूँ। तो इसी के समय पे क्या आया, फूड क्राइसिस जो आया वो थर्ड फिफ्थ ईयर प्लान के समय पे आया। ठीक है, इस दौरान ना आप याद रखेंगे फादर, फादर फादर एक याद रखेंगे इंडिया के, और एक फादर याद रखेंगे वर्ल्ड के, दोनों पूछा जाता है वर्ल्ड के, जिन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की, ग्रीन रेवोल्यूशन के स्टार्ट किया। ठीक है, अगर इंडिया से अगर पूछा जाएगा आपको तो आप बोलेंगे MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति स्टार्ट कराई, शुरुआत की गई थी जब फूड क्राइसिस आया था। और वर्ल्ड में किसने किया, नॉर्मन, इरेज करके सही से लिख दिया जाए इसको, नॉर्मन बोरलोग्यू के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, भारत में अगर हरित क्रांति के जनक कहेंगे तो MS स्वामीनाथन, और विश्व में कहेंगे तो नॉर्मन बोरलोग्यू। ठीक है, इन्होंने क्या स्टार्ट किया, तो आप कहेंगे हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन बोल सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं हम हरा पेन से, ग्रीन रेवोल्यूशन का शुरुआत किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे रेवोल्यूशन के बारे में। रेवोल्यूशन, तो क्या क्या रेवोल्यूशन है यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले आप समझेंगे क्रांति के बारे में बात करें तो व्हाइट क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, ये किससे रिलेटेड है, तो मिल्क डेयरी से, किससे, मिल्क डेयरी से रिलेटेड है आपका व्हाइट रेवोल्यूशन। ब्लू क्रांति, नीला क्रांति जिसको बोलेंगे, ब्लू रेवोल्यूशन, ये रिलेटेड है आपका फिशरीज से, मछली पालन से, फिशरीज से। ठीक है, मछली पालन से। येलो रेवोल्यूशन, ये रिलेटेड है आपका ऑयल सीड से, ऑयल सी से तेल निकलता है ना, वो भी सरसों हो गया। रेड रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन ये रिलेटेड है आपका टोमेटो से, टमाटर से, या फिर मीट से। नेक्स्ट बात करेंगे ब्लैक रेवोल्यूशन, ये आपका रिलेट है पेट्रोलियम से। राउंड रेवोल्यूशन, ये आलू से। गोल्डन रेवोल्यूशन, हनी से, मधु से। सिल्वर रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये अंडा से related है। ठीक है, ये कुछ आपका क्रांति था जो आपको याद रखना है, जो मैंने अभी आपको बताया है। अब 2-4 पॉइंट बच गया है, ये 2-4 पॉइंट जैसे ही कंप्लीट करेंगे ना, आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा इकोनॉमिक्स, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग कॉन्सेप्ट जो है, जो USSR से लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, इकोनॉमिक प्लानिंग कॉन्सेप्ट, ये जो लिया गया है ना, ये USSR से लिया गया है। ठीक है,
और यही आपको कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल है। कॉन्करेंट लिस्ट में पॉलिटी में पढ़िए इसके बारे में। रिकमेंड किसने किया था? तो इसके रिकमेंड करने वाले थे एम वैसे वरिया ने इसका रिकमेंड किया। ठीक, एम वैसे वरिया ने इसका रिकमेंड किया था इकोनॉमिक प्लानिंग कॉन्सेप्ट का। ठीक है, नेक्स्ट बॉम्बे प्लान कब आया? बॉम्बे प्लान आपका आया 1944 में। किसके द्वारा? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। श्रीमन श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा बॉम्बे प्लान आया 1944 में। एक याद रखेंगे पीपल प्लान। पीपल प्लान जो आया ना वो 1945 में आया। ठीक है, डेट याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है आपका सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान जो आपका आया था 1950 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब हम आगे अगर बात करें प्लानिंग कमीशन के बारे में, अब बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब ये प्लानिंग कमीशन आया कब? तो प्लानिंग कमीशन आपका आया 15 मार्च 1950 को आपका प्लानिंग कमीशन आया, जिसके जो अगर चेयरमैन के बारे में बात करें, चेयरमैन ये होते हैं पीएम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफिस इसका जो है ये आपका पड़ता है दिल्ली में। ठीक है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर पे आता है। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। तो अब छोटा सा टर्म है एनडीसी के बारे में समझ लीजिए। इसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी बोला जाता है, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, एनडीसी होता क्या है? एनडीसी जिसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल पार्लियामेंट भी बोलते हैं। स्मॉल छोटा सदन। इसका काम क्या है? ये अप्रूव करता है जो पंचवर्षीय योजना है उसको अप्रूव करने का काम किसका है? एनडीसी का है। 5 ईयर प्लान को अप्रूव करने का काम करता है। ये भी आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इसके भी जो चेयरमैन जो होते हैं, चेयरमैन ये कौन होते हैं? पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एनडीसी के बारे में बतला दिए। नीति आयोग का आपको एक टर्म याद रखना है, लास्ट है नीति आयोग। नीति आयोग इसका फुल फॉर्म समझेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ये इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे नीति आयोग का। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आयोग। ठीक है, ये बना कब? तो याद रखेंगे ये फॉर्म का बात करेगा 2015 में बना। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये बनाया गया था। ये भी आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका जो काम है ना नीति आयोग का, ये 15th ईयर प्लान 15th ईयर प्लान बनाता है। ठीक है, ये जो 15 ईयर प्लान ये स्टार्ट कब हुआ? 2015 या फिर 2016
17 और ये चलेगा कब तक? 2030 या फिर 2032। ये 15 वर्षीय योजना का शुरुआत और समापन मैंने आपको बतला दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना। ये पहला 15 वर्षीय योजना के बारे में मैंने आपको बतलाया कि कब शुरुआत होगा, कब से कब इसका खत्म होगा। ठीक है, और जैसे ही आपने यहाँ तक पढ़ा ना, तो आप समझ लीजिए आपका जो इकोनॉमिक है वो हो जाता है कंप्लीट। और मैं ये दावा के साथ बोल सकता हूँ कि इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप इससे एकदम बेफिक्र रहिए, इससे बाहर आपका नहीं आए। अगर ये आप पढ़ लीजिएगा ना, इकोनॉमिक्स में अगर 2 क्वेश्चन ही पूछते हैं तो यहीं से आएगा, यही आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ। और आप हमारे चैनल पर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है, मैं अपना ज्वाइनिंग जाने से पहले आपका जीएस सिलेबस में कंप्लीट करा के दूँगा। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में साइंस वाले क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।